नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी। हम अपनी पिछली क्लास में पार्टनरशिप का फंडामेंटल समझ चुके हैं। अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को कंप्लीट किया है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो है हमारा नेक्स्ट अगला टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। टॉपिक का नाम है नए साझेदार का प्रवेश। देखो, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मतलब हमारे पास एक पार्टनरशिप फॉर्म है। पार्टनरशिप के बारे में हमने अपने पिछली क्लास में कुछ समझा है कि एक पार्टनरशिप आखिर क्या होती है। पार्टनरशिप का मीन्स जब हम दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर काम करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो जब एक पार्टनरशिप आपकी कंटिन्यू रन कर रही थी और इस बीच उसमें यदि थोड़ा बहुत कहीं परिवर्तन आता है, कुछ परिवर्तन लाते हैं, और उसमें कुछ परिवर्तन लाने से हमें क्या एडजस्ट करना होता है, वो टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, और जिसके अंदर हमारा पहला पॉइंट आता है नए साझेदार का प्रवेश। उससे पहले एक और वर्ड पर थोड़ा डिस्कस करेंगे। हमारा टॉपिक वर्ड है साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। वैसे जनरली आपको कंस्ट्रक्शन का मतलब पता होगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है बनना, और री यानी वापस बन रहा है। मतलब इसमें इसका डेफिनेशन हम ये समझते हैं कि जब किसी साझेदारी फर्म जब किसी साझेदारी फर्म के वर्तमान समझौते को बदल कर नया बनाया जाता है, नया बनाया जाता है, उसे पुनर्गठन, साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। से साझेदारी का पुनर्गठन कहते हैं। देखो, आपको लिखा कि जब साझेदारी के वर्तमान समझौते में, जो प्रेजेंटली आपका एग्रीमेंट बना हुआ है, उस एग्रीमेंट में आप चेंज करते हो, उसको बदलते हो, और बदलने के बाद जब कोई नया एग्रीमेंट तैयार होता है तो उसे हम बोलते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन सिंपल सा इसका मीनिंग, जैसा कि वर्ड है उसी के वर्ड का नॉर्मल मीनिंग भी यदि अपन देखते हैं तो वो भी यही होता है कि पहले से जो बना हुआ है उसे वापस रिकंस्ट्रक्ट करना, वापस बनाना उसको। और वापस बनाने के लिए पहले वाला बंद करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं कि साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन किसे कहेंगे। तो साझेदारी का फॉर्म का पुनर्गठन जब किसी साझेदारी फॉर्म के वर्तमान समझौते में परिवर्तन कर नया समझौता बनाया जाता है, उसे साझेदारी फॉर्म का पुनर्गठन कहते हैं। एनी डाउट? समझ में आ गया रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है? क्योंकि आगे वाले टॉपिक्स जो है हमारे पास, वो लगभग सारे रिकंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, इसीलिए हमको इसका मीनिंग समझना काफी जरूरी है। तो रिकंस्ट्रक्शन का मीनिंग होता है हमारे लिए कि वर्तमान साझेदारी समझौते को चेंज कर या परिवर्तन कर नया साझेदारी समझौता बनाना रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप कहलाता है। ऐसा कब करते हैं? ये कौन कौन सी स्थितियां हैं जब हमें ऐसा करना पड़ता है? तो ऐसी 5 परिस्थितियां, जैसे पहली आती है नए साझेदार के नए साझेदार का प्रवेश। दूसरा पॉइंट आता है साझेदार की निवृत्ति। तीसरा पॉइंट आता है आपका साझेदार की मृत्यु। चौथा पॉइंट आता है लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन। और लास्ट पॉइंट आता है
कोई दो अलग अलग फर्मों का एकीकरण। देखिए, हमारे पास टोटली ऐसी 5 परिस्थितियां हैं जब हम साझेदारी का रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थिति है जब साझेदारी का पुनर्गठन किया जाता है। तो वो टोटली 5 है, जिसमें पहला आता है नए साझेदार का प्रवेश। जो पार्टनरशिप आपके पास चल रही है, उस पार्टनरशिप पे यदि कोई नया व्यक्ति और आ जाता है, देखिएगा, सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 2 पर्सन काम कर रहे थे, तो 2 व्यक्ति काम कर रहे थे और साथ में तीसरा व्यक्ति भी आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम कहेंगे एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। साझेदार की निवृत्ति। निवृत्ति का मतलब जब कोई पर्सन आपकी पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जा रहा है। यदि कोई व्यक्ति पार्टनरशिप फॉर्म छोड़कर जा रहा है, छोड़ने के कई सारे कारण हो सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास पहले से 4 व्यक्ति काम कर रहे थे, अभी एक व्यक्ति जा रहा है, तो उसे कहेंगे निवृत्ति। मृत्यु की बात करते हैं जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मतलब वह दुनिया छोड़ देता है, तो उस कंडीशन में भी हमको रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। या यदि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हो, मान लीजिए हमारा पार्टनरशिप का पहले आपके पास 3 पर्सन थे एबीसी, जो 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। अब उन्होंने सोचा हम 2:2:1 में शेयर करें। तो जैसे ही आपका रेशियो बदलता है, आपको पुनः उसी तरीके से नए सिरे से आपको पार्टनरशिप एग्रीमेंट तैयार करना होता है। मतलब इस स्थिति में भी आपका रिकंस्ट्रक्शन होगा। और लास्ट पॉइंट आता है कि जब कोई दो अलग अलग, मतलब अलग अलग कोई फॉर्म है, एक ये फॉर्म और एक ये फॉर्म, दोनों एक साथ में जुड़ जाती है, उस कंडीशन में आपको एक नया एग्रीमेंट तैयार करना होता है। तो ये थी आपकी 5 अलग अलग स्थितियां जब आपको रिकंस्ट्रक्शन करना होगा। अब इन 5 में से आज अपन स्टार्ट करेंगे नए साझेदार का प्रवेश। आज का टॉपिक होगा हमारा नए साझेदार का प्रवेश। नए साझेदार का प्रवेश। अब प्रवेश की बात करते हैं, एडमिशन की बात करते हैं। तो एडमिशन का मतलब क्या होता है? जब एक पार्टनरशिप पहले से चल रही है, उसमें एक नया साझेदार और आ रहा है, तो यहाँ हमारे पास 2 सिचुएशन रहती है। जैसे ही आपका पार्टनर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा, आपको 2 पॉइंट रहते हैं। पहला पॉइंट होता है नए साझेदार को प्रदान किए जाने वाले अधिकार। देखो, जब भी एक व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा, कोई भी व्यक्ति जुड़ेगा, जैसे ही आपके साथ में जुड़ गया, मतलब आपका पार्टनर हो गया, तो उसको कुछ अधिकार देने होते हैं, उसको कुछ राइट मिलते हैं, कुछ उसे पाने का अधिकार होता है। वो क्या अधिकार होते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जनरली पूछा जाता है कि जब एक नया साझेदार साझेदारी फॉर्म में प्रवेश लेता है, तो उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं। तो उसे 2 अधिकार मिलते हैं। पहला अधिकार संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार। और दूसरा होता है भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। देखिएगा, फिर से समझते हैं हम इसको थोड़ा सा, कि जब एक साझेदार आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में इंक्लूड होता है, जब आपकी साझेदारी फॉर्म में प्रवेश लेता है, उस समय हम उसे 2 अधिकार देते हैं। हम उसे 2 राइट, वी आर प्रोवाइडिंग 2 राइट टू न्यू पार्टनर। हम नए साझेदार को 2 अधिकार देते हैं। पहला देते हैं संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार, मतलब आपके फॉर्म की, पार्टनरशिप फॉर्म की जितनी असेस्ट है, उसमें उसका भी हिस्सा होगा। और सेकंड पॉइंट होता है भावी लाभों में, मतलब फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स, जो भविष्य में लाभ होंगे, उस लाभों में भी वो हिस्सा प्राप्त करेगा। तो ये उसे 2 अधिकार दिए जाते हैं। समझ में आया ये? यस या नो? जो भी है फटाफट आंसर दीजिएगा। क्या आप समझ पाए हो? एक साझेदार जब आपकी साझेदारी फॉर्म में प्रवेश लेता है,
तब आप उसे दो अधिकार देते हो, संपत्तियों में हिस्सा पाने का अधिकार और भावी लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार। अब आपके इस पार्टनर को ये पैसा, ये अधिकार प्राप्त करने के लिए कुछ लाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए आप कोई सा भी काम कीजिए, उसको करने के लिए आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब आपको अधिकार तो मिल गया, लेकिन अधिकार के बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जो नया साझेदार आपकी साझेदारी फर्म में प्रवेश ले रहा है, वो जो संपत्तियों में हिस्सा प्राप्त कर रहा है, उसके बदले में उसे पूंजी लानी पड़ती है, उसे कैपिटल लाना पड़ेगा। बिना कैपिटल के वो बिजनेस में या अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन ले ही नहीं सकता। एक सिंपल सी बात है, यदि आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे बिजनेस कर रहे हो, मान लीजिए आपने अकेले बिजनेस स्टार्ट किया है, तो भी आपको पैसा तो लाना पड़ेगा ना। बिना कैपिटल के आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए आपको पार्टनरशिप फर्म में भी आ रहे हो तो भी कैपिटल लाना पड़ेगा, और ये कैपिटल लाने के बदले में आपको संपत्तियों में हिस्सा मिल जाता है। एनी डाउट? क्लियर हो गया? तो इसका प्रश्न पूछा जाता है, संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए नए साझेदार द्वारा लाई गई धनराशि क्या कहलाती है? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? यस या नो? हितल जी, ईशा जी, कुमकुम जी, कुसुम जी, पूजा जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे। भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए उसे भविष्य में जो प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा पाने के लिए ख्याति लाना पड़ता है। क्या लाना पड़ता है? ख्याति। वापस से समझिएगा, संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए उसे पूंजी लानी है, भावी लाभों में हिस्सा पाने के लिए ख्याति लाना है। अब ख्याति क्या होती है वो थोड़ा समझिएगा। जनरली आप लोग जानते होंगे ख्याति के बारे में, हमने पिछली क्लास में समझाया था। गुडविल जिसको बोलते हैं, देखो गुडविल यानी रेपुटेशन। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, आप सभी अपना ऑडियो प्ले स्टार्ट करके इसका आंसर दीजिएगा कि किसी फर्म में, मैं यहाँ पे एक प्रश्न लिख रहा हूं, किसी फर्म या व्यवसाय में लाभ किस आधार पर होता है? आप किसी भी बिजनेस को देखिएगा उसमें प्रॉफिट होता है। कोई सा भी बिजनेस उठा के देखिए उसमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट किस आधार पे होगा? आपका लाभ किस आधार पे? कोई ना कोई बेस तो होता है ना, बिना बेस के तो कोई काम होता ही नहीं है। तो आपका प्रॉफिट किस आधार पे होता है? जैसा आपको समझ में आया वैसा आपको बताना है। जस्ट फास्ट। हेतल जी, ईशा जी, कुमकुम जी, कुसुम जी, पूजा जी, जितना जल्दी हो सके इतना फास्ट आंसर दीजिएगा कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट किस आधार पे होता है, आपका लाभ किस आधार पे होता है। एक प्रोसेस, एक स्टेप होता है, एक बेस होता है, वो क्या बेस होता है? गुडविल, वेरी नाइस। और बाकी लोग भी रिप्लाई कीजिए बेटा फटाफट। जितना जल्दी रिप्लाई करोगे उतना आपको भी इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, क्योंकि आपका ही ये, आप जितना प्रैक्टिकली समझोगे आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसको समझने में। वेरी नाइस, गुडविल। और हेतल जी ने गुडविल कहा, कुमकुम कुसुम जी ने गुडविल कहा। और बताइए। देखिए थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी फर्म को जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, लाभ किस आधार पे होता है आपको पता है? उसके व्यवहार, उसके बाद गुणवत्ता, सेवाएं, ये सब ऐसे फैक्टर होते हैं जो आपके बिजनेस को रन करने में आपकी हेल्प करते हैं। मतलब आपके बिजनेस का जो व्यवहार है, एक व्यक्ति का व्यवहार है, आपकी क्वालिटी है, आपका जो सर्विसेज है, इन सब के बेस पे लोग आपको पसंद करते हैं। जो पसंद करते हैं वो आपकी रेपुटेशन बन जाती है। जो लोग हमें पसंद करते हैं वो हमारी रेपुटेशन, और रेपुटेशन के बेस पर ही हमको प्रॉफिट होता है। मतलब जिस जिस बिजनेस की रेपुटेशन ज्यादा है, जिस कंपनी की डिमांड ज्यादा है, जिस कंपनी का नाम ज्यादा है, वहीं लोग जाएंगे। सिंपल सी बात यह है। तो हमें जो लाभ होता है वो ख्याति के आधार पे होता है। बिल्कुल आपका सही आंसर है, गुडविल के बेस पे होता है। तो अब प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि सपोज करते हैं दो व्यक्ति हमारे पास काम करने वाले हैं। मान लीजिए आपके पास दो पर्सन ए और बी, 1 अप्रैल 2010 को इन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आज 1 अप्रैल, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021 को
सी भी इनके साथ जुड़ना चाहता है। अब मैं जो प्रश्न कर रहा हूं बड़े ही ध्यान से समझिएगा, सी भी जुड़ना चाहता है। देखिए इन दोनों ने 2010 में जो असेस्ट लाई थी उसके बदले में तो ये कैपिटल लेके आ जा रहा है। वो तो सिंपल सी बात है, जो पहले से संपत्तियां पड़ी थी उसके बदले में तो इन्होंने कैपिटल ले आया। अब ये जो 10 साल 11 साल इन दोनों ने काम किया है, आज की कंडीशन में इनको जो एक प्रॉफिट हो रहा है, एक लेवल का प्रॉफिट हो रहा होगा, क्योंकि जो जितना प्रॉफिट आज 2021 में हो रहा है, क्या यही प्रॉफिट 2010 में भी था क्या? आपके हिसाब से, आपके हिसाब से जितना प्रॉफिट 2021 में हो रहा है, क्या वही प्रॉफिट 2010 में भी हो रहा था क्या? नहीं हो रहा था, क्योंकि 2010 स्टार्टिंग टाइम था। इन्होंने 10 साल मेहनत करी। भाई एक सिंपल सी बात है, किसी भी बिजनेस को सेटअप होने में टाइम लगता है। इन्होंने 2010 से लगा के 2021 तक मेहनत करी तब जाके आज एक सफिशिएंट प्रॉफिट इन्हें हो रहा है। क्या सी को, जो आपका सी था, क्या इसको भी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी ए और बी ने की है? क्या सी को इतनी मेहनत करनी है प्रॉफिट कमाने के लिए जितनी ए और बी ने इस बिजनेस को सेटअप करने में लगाई थी? क्या इतनी मेहनत करनी है क्या? यस या नो? इतनी मेहनत इन्हें इसी को नहीं करनी है, इतनी मेहनत सी को नहीं करनी, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी एक सेटअप किया हुआ बिजनेस मिल रहा है। तो ये जो सेटअप किया है वो ए और बी ने किया है, तो इन्होंने मेहनत करी है, इसीलिए इनको इस मेहनत के बदले में एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, और वो होती है ख्याति, जो आपका नया पार्टनर लेकर आएगा। नया पार्टनर जैसे ही एडमिशन लेगा, वो इस फ्यूचर के प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए एक पैसा लेके आएगा जिसको हम कहेंगे गुडविल। तो एक सिंपल सा प्रश्न हमारे सामने क्लियर हो गया, ये एक टॉपिक क्लियर हो गया कि जब भी एक नया साझेदार साझेदारी फॉर्म में प्रवेश लेता है, उस समय वो दो प्रकार से धनराशि लेके आता है। कितने प्रकार से लाता है? दो प्रकार से पैसा लाता है, और वो पैसा होता है कैपिटल और गुडविल। कैपिटल क्यों लाता है? तो कैपिटल लाने का कारण होता है कि उसे फर्म की संपत्तियों में हिस्सा मिलता है। और पूंजी क्यों लाता है, सॉरी, ख्याति क्यों लाता है? क्योंकि भावी लाभों में उसे हिस्सा प्राप्त करना है। तो दो अधिकार होते हैं, दो अधिकार के लिए दो अलग अलग धनराशि लानी होती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, यहां तक क्लियर हो गया? अगला पॉइंट समझते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर उत्पन्न होने वाले समायोजन या समस्याएं, समायोजन कहो या समस्या को एक ही बात है। जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो कुछ समस्याएं या समायोजन होते हैं। देखो स्वाभाविक सी बात है, जैसे ही कुछ चेंज आएगा, कुछ एडजस्टमेंट करना ही करना है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में ही कोई नया मेंबर आ जाता है, तो कुछ तो चेंजेज होगा ही, कुछ नई समस्याएं भी आएगी, तो उनका समाधान भी होता है। तो हमारे फर्म में जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है, तब कुछ अलग अलग एडजस्टमेंट होते हैं, कुछ समायोजन करने हैं। वो कौन कौन से हैं, बड़े ही ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट, नए साझेदार की नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। दूसरा पॉइंट आता है लाभ हानि विभाजन अनुपात। नेक्स्ट पॉइंट आएगा ख्याति का समायोजन। फिर आता है आपका संपत्ति एवं दायित्व का पुनर्मूल्यांकन। फिर आता है आपके अवितरित लाभ एवं हानियों का
विभाजन। नेक्स्ट आता है पूंजी का समायोजन। तो टोटली हमारे पास 6 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 6 पॉइंट। वी हैव टोटल 6 पॉइंट related to admission, related to adjustment at the admit a new partner. First one is determination of capital of new partner. नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण करना होगा। फिर आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट है एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ख्याति का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करना है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग द एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस पहले से पड़े हैं उन्हें बांटने होंगे। नेक्स्ट कैपिटल एडजस्टमेंट। तो हमारे पास टोटली 6 पॉइंट है इस चैप्टर के अंदर, यही काम करना है। इन 6 पॉइंट को ही समझना है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो थियरी हमारे यहाँ तक कुछ हद तक कंप्लीट होती है। 2 ही पॉइंट है थियरी को लेकर इस सवाल में, इस टॉपिक के अंदर। पहला है जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो उसे कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है जब एक नया साझेदार प्रवेश लेता है तो कौन कौन से समायोजन किए जाते हैं। दोनों क्लियर हैं? एनी डाउट? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को अब सॉल्व करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारे पास पे, नए साझेदार की पूंजी का निर्धारण। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, उसको थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान से समझिएगा। यदि नहीं समझ में आए, जो समझा रहा हूं ध्यान से समझना है, कहीं डाउट रहता है तो आप तुरंत पूछ लीजिएगा। देखो, नया साझेदार हमारे पास आता है, उसके 2 प्रकृतियां अलग अलग हो सकती है। मतलब या तो वो पहले से कोई काम कर रहा होगा या बिल्कुल फ्रेशर होगा। फ्रेशर का मतलब पहले से कोई काम नहीं किया, डायरेक्टली हमारे साथ ही इंक्लूड हो गया है। तो ऐसी स्थिति में हम इसको 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, जब नया साझेदार पूंजी की राशि नकद में लाता है। नकद में लाता है मतलब जितना आपका पैसा कैपिटल का बना है वो सारा पैसा कैश में लेके आ रहा है, एक साथ कैश आ रही है। बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि जो भी आपका नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल का पैसा पूरा का पूरा कैश में लेके आ रहा है। उस कंडीशन में हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। यदि आपका नया पार्टनर कैपिटल का पैसा पूरा का पूरा पैसा कैश में लेके आ जाता है, बड़े ही ध्यान से समझना कि यदि आपका नया पार्टनर कैपिटल का पैसा कैश में लेके आ जाता है तब हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। एनी डाउट? फर्स्ट एंट्री समझ में आ गई? यस या नो? जस्ट फास्ट रिप्लाई में कि आपका नया पार्टनर कैश में लेके आ जाता है तो आप एंट्री कर लोगे कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल। सेकंड कंडीशन आती है जब नए साझेदार द्वारा अपना पुराना व्यवसाय हस्तांतरित किया जाए। पुराना व्यवसाय हस्तांतरित किया जाए। हस्तांतरित किया जाए मतलब आपने अपना पुराना, मतलब मान लीजिए आपका नया पार्टनर पहले से कोई काम कर रहा था और वो जो बिजनेस चला रहा था उसी बिजनेस को आपने ट्रांसफर कर लिया है। ऐसे में आपको एंट्री करनी है असेस्ट अकाउंट डेबिट। मतलब पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो रहा है तो आपके पास पहले से जितने असेस्ट थे पूरे ट्रांसफर होंगे। असेस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज और टू न्यू पार्टनर कैपिटल। जितनी असेस्ट थी असेस्ट पूरी ट्रांसफर हो गई, जितने लायबिलिटीज थे जितने सारे लायबिलिटीज ट्रांसफर होंगे और टू न्यू पार्टनर कैपिटल। अब इसके साथ में
कोई पैसा उसे कैश में लाना हुआ तो हम कैश से डेबिट कर लेंगे, अदरवाइज इस एंट्री को करके हम पूरा समझते हैं। तो जब भी आपका नया पार्टनर आता है वो पैसा दो प्रकार से ही लाएगा, या तो पूरा पैसा कैश में लेके आ जाएगा या अपना पुराना व्यवसाय ट्रांसफर करेगा। यदि उसने पूरा पैसा कैश में लाया है तब तो आपको एंट्री करनी है कैश अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर कैपिटल, और यदि उसने अपना पुराना बिजनेस ट्रांसफर किया है तो एंट्री करोगे सस्ट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज टू कैपिटल। एनी डाउट? पहला एडजस्टमेंट समझ में आ गया? हम स्टार्टिंग से एक एक एडजस्टमेंट को पूरा करके फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो ये एडजस्टमेंट समझ में आ गया? नेक्स्ट आगे वाला समझते हैं। दूसरा और बहुत ही खास एडजस्टमेंट है, थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा आपको क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट्स ज्यादा हैं। हम समझते हैं लाभ हानि विभाजन अनुपात। लाभ हानि विभाजन अनुपात, देखो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो, हम इसको लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। जो हमारा लाभ हानि, देखो जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर समझा था वहां पे भी यही देखा था कि हमारे पास एक अनुपात होता है, उसी अनुपात में अपने साझेदार लाभ हानि बांटते हैं। देखिए यहाँ लाभ हानि अनुपात बदल जाता है। क्यों बदलेगा? क्योंकि आपके पास चेंज आएगा। जैसे सबसे पहले इसमें रेशियो आता है पुराना अनुपात। पहला हम देखते हैं पुराना अनुपात। यहाँ हमारे पास तीन प्रकार के अनुपात होते हैं। पुराना अनुपात जिसको हम लिखते हैं ओल्ड रेशियो। अब ओल्ड रेशियो क्या होता है, बड़े ही ध्यान से समझिएगा कि साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व साझेदार लाभ हानि जिस अनुपात में विभाजित करते थे उसे पुराना अनुपात कहते हैं। देखिए साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व, आपने जैसे ही अब इस टॉपिक को स्टार्ट किया था उस टाइम हमने एक टॉपिक पॉइंट देखा था, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब था वर्तमान समझौते को बदलना और नया समझौता तैयार करना, वो हमारा रिकंस्ट्रक्शन था। तो रिकंस्ट्रक्शन से पहले जिस अनुपात में आपके पार्टनर अपना प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं उसे हम कहते हैं पुराना अनुपात। मतलब आपके नए साझेदार के आने से पहले जिस रेशियो में आपके पुराने साझेदार लाभ हानि बांट रहे थे उसे हम बोलते हैं पुराना अनुपात। एनी डाउट? पुराना अनुपात समझ में आ गया? नेक्स्ट दूसरा आता है नया अनुपात। बड़े ध्यान से याद रखना, ये डेफिनेशंस पूछ भी सकते हैं आपको। पुराना अनुपात किसे कहते हैं, नया अनुपात किसे कहते हैं, त्याग का अनुपात किसे कहते हैं। यहाँ पे तीन प्रकार के अनुपात होते हैं, पुराना, नया और त्याग। तो पहला हमने देखा पुराना अनुपात। पुराना अनुपात किसे कहते हैं? तो साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व साझेदारों या साझेदारी पुनर्गठन से पूर्व साझेदार लाभ हानि जिस अनुपात में विभाजित करते थे उसे हम कहते हैं पुराना अनुपात। दूसरा आता है नया अनुपात। दूसरा लिखते हैं अपन नया अनुपात। नया अनुपात, इसको इंग्लिश में लिखते हैं न्यू रेशियो। देखो नया अनुपात क्या होता है, तो जस्ट जैसा पुराना समझा ठीक उसी प्रकार से इसका भी आंसर होता है कि साझेदारी पुनर्गठन के बाद, साझेदारी पुनर्गठन के बाद सभी साझेदार जिस अनुपात में सभी साझेदार जिस अनुपात में
लाभ हानि विभाजित करेंगे, उसे नया अनुपात कहते हैं। देखो, साझेदारी पुनर्गठन से पहले जिस अनुपात में साझेदार लाभ हानि विभाजन करते थे पुराना अनुपात कहलाता था, लेकिन साझेदारी पुनर्गठन के बाद आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑल पार्टनर्स विल बी शेयर्ड द प्रॉफिट एंड लॉस इन दिस रेशियो इज कॉल्ड न्यू रेशियो। आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन सारे पार्टनर्स जिस अनुपात में लाभ हानि बांटेंगे उसे हम कहेंगे नया अनुपात, और जिस अनुपात में लाभ हानि बांट रहे थे वो होता था हमारा पुराना अनुपात। एनी डाउट? नया पुराना समझ में आ गया? नया मतलब अब आगे भविष्य में जिस अनुपात में बांटना है वो नया है, और पहले से जिस रेशियो में बांट रहे थे वो हमारा पुराना अनुपात था। यहां तक क्लियर हो गया? नेक्स्ट एक आता है त्याग का अनुपात। पहले त्याग का अनुपात समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। पॉइंट आता है त्याग का अनुपात। नेक्स्ट आता है त्याग का अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस क्या होता है? त्याग यानी छोड़ना। जैसे आपको हम सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई दो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनको आधा आधा मिल रहा था, लेकिन जैसे ही तीन आएंगे तो उसी प्रॉफिट को तीन भागों में बढ़ जाएगा। मतलब जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लाभों में कमी आती है। ये स्वाभाविक सी बात है। जैसे एक नया पर्सन आपके साथ जुड़ेगा, आपके प्रॉफिट्स कम होंगे, बटेंगे, कम होंगे। इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जब, या हम इसको यूं डायरेक्टली ऐसे लिख दीजिए, नए साझेदार के प्रवेश पर, नए साझेदार के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है। देखो, कमी तो होती है, ये बात फैक्ट है, लेकिन जिस अनुपात में कमी होती है उसे त्याग का अनुपात कहते हैं। आपके नए पार्टनर के प्रवेश पर पुराने साझेदारों के लाभों में जिस अनुपात में कमी होती है, ये फैक्ट है कि कम होगा, प्रॉफिट कम होगा, उनको रेशियो कम हो जाएगा। तो जिस अनुपात में कमी होती है उसे हम कहते हैं त्याग का अनुपात। एनी डाउट? तो जनरली हमारे पास तीन अलग अलग प्रकार के अनुपात हैं। पहला है पुराना अनुपात, नया अनुपात और त्याग का अनुपात। पुराना साझेदारी पुनर्गठन से पहले जिस अनुपात में बांट रहे थे पुराना था, नया आगे जिस अनुपात में बांटेंगे वो नया होगा, और सेक्रीफाइस जब एक नया साझेदार आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में प्रवेश लेगा तो पुराने साझेदारों के लाभों में कमी हो जाएगी, और ये जो कमी है वो जिस अनुपात में कमी होगी उसी को हम त्याग का अनुपात कहेंगे। नेक्स्ट हम अगली क्लास में इन तीनों की कैलकुलेशन समझेंगे कि इन्हें आखिर कैलकुलेट करना कैसे है। आई होप आपको आज समझ में आया होगा। यदि फिर भी किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।